तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 112 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होंग, थंडर गॉड और लू फैंग को बुलुओं के फैमिली फ्लीट के बारे में पता चल गया होता है और फिर वो सारे अपने स्पेसशिप के लिए निकल जाते हैं ताकि वो अर्थ को बचा सके। और सारे अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव को अब होंग, थंडर गॉड और लू फैंग ही आखिरी उम्मीद दिख रहे थे और यहाँ पे वो लोग अपने फैमिली से मिलके वहाँ से अर्थ से जा रहे थे। और फिर लू फैंग बबाता को बाइलेंट स्टार निकल जाने के लिए कहता है और फिर सीन चेंज करके हमें यूनिवर्स में दिखाया जाता है जहाँ पे दो शिप उड़कर अर्थ की तरफ ही बढ़ रहे थे और फिर उनके कंट्रोल रूम को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान बुलुओ जैसा ही आदमी था और उसके साथ 3 और आदमी थे। और फिर तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग बुलुओं के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। ये सुनकर उस इंसान को गुस्सा आता है और वो कहता है बुलुओ अपने आप को क्या समझता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। हमारे हेड ने उसे इटर्नल एल्डर का पोजीशन दे दिया तो क्या वो अपने सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर लेगा और वो हमसे अलग हो जाएगा। आखिर वो ऐसा कर ही सकता है कैसे। लेकिन दूसरे लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये फैमिली का मैटर है और हमें हेड के आदेश मिले हैं कि वहाँ हमें जाना है और हमें कुछ गलत नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स मौजूद है। और अब फिर सीन चेंज कर हमें बाइलेंट स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुँच चुके थे और वो लोग उसी वेयर हाउस के पास जाके उतरते हैं जहाँ पे लू फैंग ने उस वेयर हाउस को खरीदा होता है। और अब फिर लू फैंग, होंग और थंडर गॉड शिप से नीचे उतरते हैं और वहाँ पे जितने भी स्लेब्स लू फैंग ने छोड़े होते हैं वो सारे लू फैंग को देखकर उनके सामने झुकते हैं। अब लू फैंग होंग और थंडर गॉड को उस कैसल में ले जाता है और यहाँ थंडर गॉड कहता है कि ये हमारे लिए अच्छी बेस है और यहाँ पे होंग कहते हैं कि ये अच्छी जगह है इंसानों के रहने के लिए। और यहाँ पे थंडर गॉड भी कहते हैं कि ये हमारा पहला बार है जब हम अपने प्लैनेट को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे आए हैं और वैसे भी ये हमारा पहला यूनिवर्स ट्रैवल है। और वो लोग लू फैंग से पूछते हैं कि ये प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है तो लू फैंग कहता है कि ये अर्थ से 11.8 थाउजेंड लाइट ईयर्स दूर है। अब ये सुनकर तो वो लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग इतने जल्दी इतना दूर आ गए, लेकिन लू फैंग ने उसे ब्लैक स्पेस के बारे में बता दिया था कि कैसे हम लोग इतनी जल्दी से इतने दूर के डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे लू फैंग देखता है कि होंग और थंडर गॉड बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई दे रहे थे और लू फैंग उनसे पूछता है कि आप लोग चिंतित क्यों नहीं हैं। तो होंग कहता है कि जो खतरा हमारे सामने है उनके सामने चिंतित होने से भी कुछ फायदा नहीं है। अब होंग बिल्कुल ही शांत था। अब ऐसे मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने खुद को शांत रखा था। ये सब उन्होंने मेडिटेशन, योगा और एंशिएंट चाइनीज ट्रेडिशन को यूज करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को पाया था जिसमें वो अपने माइंड को शांत रख सकते थे। अब लू फैंग भी इन स्टेट ऑफ माइंड को नहीं जानता था क्योंकि यूनमो प्लैनेट की टेक्निक्स इससे बहुत अलग थी। अब फिर बबाता कहती है कि ये मत कहना, उन्हें अपनी डोमेन मिलने का कारण यही मेडिटेशन है क्योंकि धरती पे मोस्ट पावरफुल वॉरियर चाइना और इंडिया से ही है जो कि योगा और मेडिटेशन को फॉलो किया करते हैं। और ये इंडिया और चाइना के लोग कॉन्सेप्शन लेवल तक आ चुके हैं और तुम लू फैंग अभी बेसिक्स पे भी नहीं आए हो। और वो बताता है कि रियलेंस भी 4 भाग में बटे होते हैं जो कि होते हैं बेसिक्स, कॉन्सेप्शन, डोमेन और वर्ल्ड। और अभी के दरमियान थंडर गॉड और होंग डोमेन को पोजेस कर सकते हैं और वो 3rd लेवल में है। अब लू फैंग ये सब बातें करने से मना कर देता और कहता है कि ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और वो फिर होंग और थंडर गॉड से कहता है कि हमारे इस प्लान में थोड़ा सा रिस्क भी है। अब ये सुनकर होंग इसके बारे में पूछता है कि कैसा रिस्क। तो लू फैंग कहता है कि उसे लोग यहाँ पे किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं, वो हमारे प्लैनेट को इन्वेजन कर सकते हैं और वो सब उन सबको गुलाम भी बना लेंगे। और अगर हमने इस शिप से उन्हें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना भी शुरू किया तो हम 1000 लोगों को ही ला सकते हैं। अब वो लोगों का प्लान था कि अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो कुछ लोगों को यहाँ पे बचा के ले आएंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ 1000 लोगों को ही बचा सकते हैं।
तो होंग और थंडर गॉड लू फेंग से पूछते हैं कि फिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो लू फेंग कहता है कि हम सर्वाइवल बेस खरीदेंगे। अब होंग और थंडर गॉड इसके बारे में नहीं पता होता है और लू फेंग से इसके बारे में पूछते हैं कि ये सर्वाइवल बेस क्या है। तो लू फेंग बताता है कि इस यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो सर्वाइवल के लिए बनाए जाते हैं और वहाँ पे पर्याप्त खाना, पानी, हवा और हर एक जीने की सुविधा मौजूद होती है और वहाँ पे लगभग 10 मिलियन तक लोग रह सकते हैं और ज़्यादा केस में बिलियंस ऑफ पीपल भी वहाँ रह सकते हैं। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड की आंखें चमक उठती है और उन्हें इंसानियत को बचाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। लू फेंग कहता है कि हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स में जाके ऐसे बेसिस के सेलेट को ढूंढते हैं और अब फिर सीन चेंज कर हमें वर्चुअल स्पेस गानू एम्पायर को दिखाया जाता है और अब फिर वहाँ एक जगह होंग, थंडर गॉड और लू फेंग बैठे हुए थे और तभी कोई गेट पे आता है और फिर जब वो अंदर आता है तो वो 2.6 मीटर लंबा आदमी था और वो टाइबो कंपनी का आदमी था जो कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर का सेकेंड लेवल का मैनेजर था और वो आके तीनों को ग्रीट करता है और कहता है कि आप तीनों ने सर्वाइवल बेसिस की डिमांड की थी और इसमें पैसे भी बहुत लगने वाले हैं तो इसलिए मैं खुद मिलने आया हूँ। और अभी वो टेबल पे उन सारे सर्वाइवल बेसिस के इमेजेस को रखता है और उस बेसिस में कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े बेसेस होते हैं और सबसे चीपेस्ट बेस 1 लाख ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स के थे जो कि 10 किलोमीटर लंबा था और चौड़ा भी था और 100 मीटर ऊंचा था और इसके लगभग 30 लेवल्स थे और इसमें 300 मिलियन लोग रह सकते थे। और अब फिर वही आदमी कहता है कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए हो तो आप B6 ग्रेड को देख सकते हैं और वो कहता है कि ये B6 ग्रेड के सर्वाइवल बेस थोड़े से एक्सपेंसिव है और इसकी कीमत भी 90 मिलियन ब्लैक डॉलर्स है। अब होंग और थंडर गॉड बेसिस को देखने लगते हैं और अब लू फेंग कहता है कि मुझे एक सर्वाइवल बेस चाहिए जो कि यूनिवर्सल लेवल 1 के वैरियर को अटैक को झेल सके। अब लू फेंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे 40 स्टार लेवल 9 के बंदे मिलके एक यूनिवर्सल लेवल 1 के पावर जितना बना सकते हैं। अब ये सुनकर वो कहता है कि ये तो बहुत महंगा होगा और वो एक C5 ग्रेड का दिखाता है जिसमें 300 मिलियन लोग रह सकते हैं और इसकी प्राइस 98 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स थी। अब इसकी प्राइस सुनकर तो वो भी हैरान होता है क्योंकि सारे चीज के लेने के बाद उसके पास 1.7 बिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स ही बचे हुए थे और इतना बहुत ही ज्यादा था लू फेंग के लिए। अब लू फेंग सीधा डायरेक्टली बोलता है कि मुझे C3 ग्रेड के सर्वाइवल बेसिस चाहिए। तो लू डी कहता है कि C3 ग्रेड्स थोड़े सस्ते होते हैं और इसके लिए सिर्फ आपको 51 बिलियन लगेंगे और इसमें सिर्फ 30 मिलियन लोग रह सकते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग पूछता है कि क्या इसका कोई छोटा मॉडल नहीं है। तो लिu डी कहता है कि नहीं और वो मन में खुद को गाली देता है कि ये तीनों मेरा सिर्फ टाइम बर्बाद करने आए हैं। अब यहाँ पे लू फेंग कैलकुलेशन करता है और उसे कितना चाहिए वो सब अनुमान लगाता है और वो लिu डी से कहता है कि हमने आपकी इंफॉर्मेशन चेक की है तो क्या आपकी कंपनी एक कस्टम सर्वाइवल बेस बना सकती है। तो लिu डी कहता है कि एक कस्टम सर्वाइवल बेस इसे बनाने में तो बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ये हमारे कस्टमर के मुताबिक बनानी चाहिए होती है। और वो लू फेंग को एक B ग्रेड के सर्वाइवल बेस को लेने के लिए बोलता है और कहता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप C ग्रेड को अफोर्ड कर सके। अब थंडर गॉड इस बात को सुनकर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अब लिu डी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि थंडर गॉड अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे लेकिन वो उसके एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि अभी थंडर गॉड गुस्सा है और वो कहता है कि मैं तुम जैसों से बहुत मिल चुका हूँ जो बेकार में आके हमारे समय को खराब करते हैं और हम सब अभी वर्चुअल यूनिवर्स में तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए तुम हम सबका टाइम बर्बाद करने लगते हो। तुम भिखारी लोग उनका समय बर्बाद करने लगते हो। अब ये सुनकर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और लिu डी वहां से उन सबको बुरा भला कहकर निकल जाता है। और यहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अब इन सबको देखकर बबाता हंसने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें टीलो कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट बनना होगा और कंपनी को
अपनी सर्विस के बारे में कंप्लेन करनी होगी। और वैसे भी वो बंदा सेकंड लेवल का मैनेजर है और वो इस काम से निकाल दिया जाएगा अगर तुम एक बड़े क्लाइंट होके उसके बारे में कंप्लेन करोगे। अब जब वो लोग बड़े क्लाइंट होने की बात सुनते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और थंडर गॉड कहता है कि पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम बड़े क्लाइंट बने। तो बबाता कहती है कि तुम्हें अपने X-81 शिप को बेच देना चाहिए। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। तो बबाता कहती है कि जो स्काउट शिप तुमने कैप्चर किया था वो इससे कम नहीं है और वो एक सी ग्रेड की शिप भी है, लेकिन फर्क बस इतना है तो उसके मेटल्स में, क्योंकि वो स्काउट शिप कुछ मिलियन ड्रैगन डॉलर्स की है, वहीं पे वो ब्लैक ड्रैगन मॉडल 10 बिलियन से ज्यादा में बिकेंगी। और वैसे भी उसे बेचने के पास तुम्हारे पास तो वो स्काउटिंग शिप है ही, जैसे कि तुम यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हो। और वो आगे कहती है कि जब तुम्हारे टीचर का अकाउंट आएगा तो तुम उससे और भी अच्छा शिप्स खरीद सकते हो, इससे इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब लू फेंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और अब फिर वो बबाता से पूछती है कि लेकिन मैं इस शिप को बेचूंगा कैसे। तो बबाता कहती है ये तो सिंपल है, तुम्हें बस गाओ सेंग से कांटेक्ट करना है। वैसे भी वो इस शिप का दीवाना था और वो तुम्हें हाई प्राइस भी देगा क्योंकि वो रिच फैमिली से आता है। और अब फिर तुम इससे अपने सर्वाइवल बेसिस को भी बना लेना। और अब फिर लू फेंग उसी वक्त गाओ सेंग से कांटेक्ट करता है और लू फेंग के साथ हॉन्ग और थंडर गॉड भी बैठे हुए थे और गाओ सेंग उसके फोन को पिकअप करता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझसे कांटेक्ट कर ही लिया। और उस स्क्रीन के सामने गाओ सेंग को दिखाया जाता है जो कि मोटा और चब्बी सा था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग क्या करने वाला है। क्या लू फेंग अपने अर्थ को बचा पाएगा या फिर नहीं, या फिर अर्थ के लोग गुलाम बने रह जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।